शहर की ताज़ा तरीन व खास खबरों के लिए अमरावती मंडल न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार, दैनिक अमरावती मंडल के मंडल न्यूज़ बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज की कुछ खास खबरें। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे शुक्रवार 25 सितंबर की शाम अपने संक्षिप्त दौरे के तहत अमरावती पहुंचे। नागपुर से सड़क मार्ग द्वारा अमरावती पहुंचने के बाद उन्होंने यहां के जिलाधीश कार्यालय परिसर स्थित नियोजन भवन में जिला पालक मंत्री यशोमती ठाकुर, जिलाधीश शैलेश नवाल व जिला शल्य चिकित्सक डॉक्टर श्याम सुंदर निकम की उपस्थिति में स्वास्थ्य महकमे से संबंधित सभी अधिकारियों एवं कोविड अस्पताल के डॉक्टरों के साथ एक समीक्षा बैठक की, जिसमें जिला एवं मनपा प्रशासन द्वारा कोरोना के संदर्भ में अब तक किए गए कामकाज का ब्यौरा प्राप्त करने के साथ ही उन्होंने फिलहाल स्वास्थ्य महकमे को पेश आ रही समस्याओं और दिक्कतों के संदर्भ में भी जानकारी प्राप्त की। इसके बाद देर शाम स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने सुपर स्पेशलिटी अस्पताल परिसर स्थित कोविड हॉस्पिटल का दौरा किया, जहां पर उन्होंने स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लेने के साथ ही सरकारी कोविड अस्पताल में कार्यरत डॉक्टरों व मेडिकल स्टाफ से भी संवाद साधा। इससे पहले जिलाधीश कार्यालय सभागार में एक पत्रकार परिषद को संबोधित करते हुए स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि सरकार द्वारा कोरोना की बीमारी के संक्रमण को नियंत्रित करने हेतु हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं और इस काम के लिए निधि की कमी बिल्कुल भी नहीं पड़ने दी जाएगी। बरेचसे हॉस्पिटल त्याच्यात डेडिकेटेड काही वेगवेगळ्या उपचारांसाठी, काही जसे लहान मुलांच्या हॉस्पिटल्स आहेत, काही महिलांसाठी आहेत, काही हार्टसाठी आहेत, तर ठीक आहे, त्या ठिकाणी कोविड हॉस्पिटल ते डिक्लेअर केलेले नाही। मला जे समजते महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजनेमधले खासगी हॉस्पिटल कोविड हॉस्पिटल एकही डिक्लेअर केलेला नाही, अदर दॅन मला वाटतं पंजाबराव देशमुख हॉस्पिटल। त्यामुळे त्या हॉस्पिटलमध्ये तर नक्कीच कॅशलेस सेवा मिळालीच पाहिजे, पण अन्य हॉस्पिटल्समध्ये नॉन कोविडची सेवा सुद्धा व्यवस्थित द्यावी, कॅशलेस द्यावी। हार्टचं ऑपरेशन टोटल फ्री करावं, कुठे अजून लहान मुलांचे कुठले ऑपरेशन असतील ते फ्री करावे, जर महिलांच्या डिलिव्हरीज असतील, सिझरिन असेल ते फ्री करावं, आणि मोठ्यातल्या मोठे जे काही आपले हॉस्पिटल प्रायव्हेट आहेत त्या ठिकाणी फ्री डिलिव्हरी आमच्या गरीबातल्या गरीब महिलेची झालीच पाहिजे, ये बंधनकारक है और ते कलेक्टरांनी त्याच्यावर मॉनिटरिंग केलं पाहिजे। इस समय हर ओर जानलेवा कही जा सकती कोरोना की बीमारी कहर ढा रही है और आए दिन 200 से 300 नए कोरोना संक्रमित मरीज पाए जा रहे हैं। गंभीर स्थिति में रहने वाले कोरोना संक्रमित मरीजों रेमडेसिविर और टोसिलिजुमैब नामक इंजेक्शन की बड़े पैमाने पर जरूरत पड़ रही है। ऐसे में इन दिनों इन दोनों जीवन रक्षक दवाइयों की मांग काफ़ी बढ़ गई है। इस बात का फायदा उठाते हुए कई फार्मा वितरकों द्वारा बाजार में इन दोनों दवाइयों की कृत्रिम किल्लत पैदा कर इन दवाइयों के दाम अनाप शनाप ढंग से बढ़ा दिए गए हैं और इन दिनों इन दोनों दवाइयों की बाजार में जमकर कालाबाजारी हो रही है। ऐसे आरोप और शिकायतें इन दिनों जोर पकड़ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक रेमडेसिविर इंजेक्शन की कीमत 5,500 रुपये है, लेकिन यह इंजेक्शन इन दिनों 15 से 30,000 रुपये में बिक रहा है। वहीं 40,000 रुपये की कीमत रहने वाला टोसिलिजुमैब नामक इंजेक्शन इस समय 55 से 60,000 रुपये की कीमत में दिया जा रहा है। ऐसी शिकायतें बड़े पैमाने पर प्राप्त हो रही हैं। अगर ये शिकायतें सही हैं तो कमज़ोर आर्थिक स्थिति रहने वाले मरीजों की जान को सांसद में अटका कहा जा सकता है। वहीं इलाज के लिए भारी भरकम बजट व जान पहचान रहने वाले लोग बाग अपने कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए इन इंजेक्शनों को मुँह मांगे दाम पर खरीद रहे हैं, ऐसा शिकायतकर्ताओं का कहना है। इस संदर्भ में जानकारी हेतु संपर्क किए जाने पर जिलाधीश शैलेश नवाल ने कहा कि इस तरह की कालाबाजारी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और ऐसे मामलों पर नज़र रखने हेतु कुछ उड़न दस्ते तैयार किए गए हैं, जिनके द्वारा इन जीवन रक्षक दवाइयों की कालाबाजारी करने वाले लोगों के खिलाफ संबंधित कानूनों के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस बारे में संपर्क किए जाने पर केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष सौरभ मालानी ने कहा कि इस समय सिप्ला व हेट्रो जैसी कंपनियों द्वारा भरपूर मात्रा में रेमडेसिविर और टोसिलिजुमैब इंजेक्शन की आपूर्ति की जा रही है, लेकिन जितने यूनिट इंजेक्शन आ रहे हैं उससे अधिक यूनिट्स की मांग दिनों दिन बढ़ती जा रही है। ऐसे में कभी कभार मांग और आपूर्ति का समीकरण गड़बड़ा जाता है, लेकिन इसकी आपूर्ति को सुचारू रखने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। सौरभ मालानी के मुताबिक इस समय सभी कंपनियां एडवांस पेमेंट में काम कर रही हैं और सभी कोविड अस्पतालों को कम से कम एक हफ्ते का नियोजन तैयार करते हुए अपनी डिमांड नोट तैयार करना जरूरी है। यदि इस नियोजन में गड़बड़ी हो गई तो फिर किल्लत जैसी स्थिति दिखाई दे सकती है। वहीं इन दिनों रेमडेसिविर और टोसिलिजुमैब इंजेक्शन की अनाप शनाप दरों पर बिक्री करते हुए कालाबाजारी होने के संदर्भ में पूछे गए सवाल पर सौरभ मालानी ने कहा कि अगर ऐसी एक भी शिकायत सही पाई जाती है तो प्रशासन से पहले खुद केमिस्ट व ड्रगिस्ट एसोसिएशन द्वारा ही संबंधित केमिस्ट के खिलाफ कार्रवाई करते हुए ऐसा उदाहरण पेश किया जाएगा, ताकि भविष्य में कोई भी दवा विक्रेता दवाइयों की कालाबाजारी के संदर्भ में सोच भी ना सके। इसके अलावा उन्होंने अपने 2 मोबाइल नंबर जारी करते हुए कहा कि यदि शहर से जिले में किसी भी व्यक्ति को रेमडेसिविर व
टोसिलिजुमैब इंजेक्शन की जरूरत पड़ती है या किसी व्यक्ति द्वारा उन्हें अधिक कीमत में ये इंजेक्शन बेचा जा रहा है तो वे कभी भी उनके मोबाइल नंबरों पर इस संदर्भ में संपर्क कर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। अंजनगांव सुरजी के धनेगांव में रहने वाले दो चचेरे भाई दर्शन सतीश गायगोले व दिवेश दीपक गायगोले यहाँ से पास ही स्थित खोड़ेगांव निवासी अपने मामा रघुनाथ गावंडे के यहाँ गए थे और दोपहर 1 बजे के आसपास शाहनूर नदी में नहाने चले गए। इस समय पानी की गहराई का अनुमान न होने के कारण वे दोनों पानी के डोह में डूब गए, जिसमें इन दोनों बच्चों की मौत हो गई। अंजनगांव सुरजी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तैराकों की सहायता से दोनों लाशों को बाहर निकालने के बाद घटनास्थल का पंचनामा किया और दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए रवाना किया गया। जिला स्वाभिमानी शेतकरी संगठन की ओर से जिलाध्यक्ष प्रवीण मोहोड़ के नेतृत्व में जिलाधीश कार्यालय के सामने कृषि विधेयक बिल की होली जलाते हुए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। इस समय संगठन के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित थे। देश के अखबार मालिकों की सर्वोच्च संस्था द इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी यानी INS की कार्यकारिणी में अमरावती से प्रकाशित होने वाले दैनिक हिंदुस्तान के प्रबंध संपादक विलास अरुण मराठे का निर्विरोध चयन हुआ है। INS की कार्यकारिणी में विलास मराठे लगातार 18वीं बार निर्वाचित हुए हैं। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर अपना संघर्ष शुरू करते हुए मराठा क्रांति ठोक मोर्चा द्वारा स्थानीय RTO के पास स्थित जिजाऊ चौक पर ढोल बजाओ आंदोलन करते हुए सरकार एवं प्रशासन का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया गया। मराठा क्रांति ठोक मोर्चा के स्थानीय समन्वयक अंबादास काचोले के नेतृत्व में किए गए इस आंदोलन की जानकारी मिलते ही गाड़गीनगर थाना पुलिस ने इन सभी आंदोलनकारियों को बैंड पथक के साथ हिरासत में लिया, जिन्हें देर शाम निजी मुचलके पर जमानत देते हुए रिहा किया गया। राज्य में धनगर समाज को अनुसूचित जाति संवर्ग के तहत आरक्षण दिए जाने की मांग को लेकर सकल धनगर समाज द्वारा राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नाम जिला पालक मंत्री यशोमती ठाकुर को एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें मांग की गई है कि धनगर समाज को जल्द से जल्द ST संवर्ग में आरक्षण लागू किया जाए। साथ ही भेड़पाल धनगरों के संरक्षण हेतु कानून बनाते हुए समाज के लाभार्थियों को लाभ मिलने हेतु 1000 करोड़ का आर्थिक पैकेज भी संबंधित विभागों को वितरित किया जाए। 1000 कोटीचं पॅकेज मंजूर करण्यात आलं होतं, पण त्याचं फक्त आश्वासन देण्यात आलंय, त्याची पण अंमलबजावणी झाली नाही। हा दुसरा मुद्दा। आणि तिसरा मुद्दा आमचा धनगराचा धन म्हणजे मेंढी। मेंढीला संरक्षण नाही आहे, तर त्या संरक्षणासाठी एक कायदा आम्हाला हवा आहे। तर हे 3 महत्त्वाचे जे मुद्दे आहेत ते आम्हाला इथे म्हणजे आजच्या आंदोलनाचे आजचे हे 3 महत्त्वाचे मुद्दे आहेत, त्यासाठीच आजचे आंदोलन आणि आजचे निवेदन देण्यात आलेले आहे। मी फक्त एवढीच मागणी करते की माझ्या मेंढपाळ मित्रांना आणि शेतकऱ्यांना फक्त आरक्षण द्या, त्यांच्यावर जो अत्याचार होत आहे तो दूर करा, माझी फक्त एवढीच विनंती आहे। आगामी 1 से 9 अक्टूबर के दरमियान राज्य तकनीकी शिक्षा मंडल द्वारा ली जाने वाली MST CET की परीक्षा होने जा रही है, जिसके लिए अकोला से 5091, बुल्ढाना से 1593 तथा वाशिम से 3860 छात्र छात्राएं परीक्षा देने हेतु अमरावती आएंगे। इस बात के मद्देनजर इन सभी परीक्षार्थियों की सुविधा हेतु राज्य परिवहन निगम द्वारा इन सभी जिलों से अमरावती के बीच आने जाने के लिए अतिरिक्त बसें चलाने का निर्णय लिया गया है। राज्य परिवहन निगम के अमरावती विभाग नियंत्रक श्रीकांत गवने ने इस संदर्भ में जानकारी देते हुए बताया कि आगामी 1 से 9 अक्टूबर के दौरान अमरावती से अकोला, बुल्ढाना व वाशिम रूट पर अतिरिक्त बसें चलाने का नियोजन किया गया है, ताकि संबंधित जिलों के परीक्षार्थी अपने तय समय पर परीक्षा देने हेतु अमरावती आ सकें, साथ ही परीक्षा देने के बाद यहां से वापस अपने जिलों में जा सकें। इस परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों की भारी भरकम संख्या को देखते हुए इन सभी अतिरिक्त बसों में फिजिकल डिस्टेंसिंग व सैनिटाइजर को लेकर विशेष प्रबंध भी किए जाएंगे। जिले में शुक्रवार को रैपिड एंटीजन टेस्ट के जरिए 55 व RT-PCR टेस्ट के जरिए 162 ऐसे कुल 217 लोगों की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके साथ ही जिले में अब कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 12,233 पर जा पहुंची है। जिला सामान्य अस्पताल द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक शुक्रवार को 8 अल्पवयीन बच्चों सहित 83 महिलाओं व 126 पुरुषों की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसमें से 113 लोग अमरावती के शहरी क्षेत्र परिसर निवासी हैं, वहीं 104 लोग जिले के ग्रामीण क्षेत्रों से वास्ता रखते हैं। इसके अलावा शुक्रवार को 3 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हो जाने की जानकारी जिला सामान्य अस्पताल प्रशासन द्वारा दी गई। इसके साथ ही अमरावती जिले में अब कोरोना के संक्रमण की वजह से मरने वालों की संख्या बढ़कर 262 पर जा पहुंची है। माथाड़ी संगठन के संस्थापक अण्णा साहेब पाटिल की जयंती अवसर पर नवी मुंबई APMC के माथाड़ी भवन में आयोजित कार्यक्रम में CM उद्धव ठाकरे ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद साधते हुए कहा कि वे हर हाल में मराठा समाज को आरक्षण दिलवा कर रहेंगे और मराठा आरक्षण के मामले को लेकर राज्य सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। केंद्र सरकार द्वारा संसद के दोनों सदनों में कृषि विधेयक मंजूर किए जाने के बाद इसे लेकर समूचे देश में कई तरह की प्रतिक्रियाएं उमड़ रही है। ऐसे में यदि महाराष्ट्र राज्य का विचार करना है तो हम फिलहाल इस विधेयक को महाराष्ट्र में स्वीकार नहीं करेंगे, बल्कि इससे पहले संबंधित विशेषज्ञों से आवश्यक चर्चा की जाएगी।
इसके साथ ही महाराष्ट्र में कामगार विधेयक का भी बड़े पैमाने पर विरोध हो रहा है। ऐसे में कामगार विधेयक को भी राज्य में लागू नहीं किया जाएगा, इस आशय की स्पष्ट भूमिका राज्य के उप मुख्यमंत्री अजित पवार द्वारा रखी गई है। खुद कोरोना मुक्त होने के बाद अन्य कोरोना संक्रमित मरीजों की जान बचाने हेतु शहर के प्रतिष्ठित नागरिक प्राध्यापक नारायण दास लाहौटी ने अपना प्लाज्मा दान किया। प्राध्यापक लाहौटी द्वारा प्लाज्मा दान किए जाने के चलते 2 कोरोना संक्रमित मरीजों की जान बचाई जा सकेगी। स्थानीय जिला परिषद विश्राम गृह के पास बेंच पर बैठे सेवानिवृत्त शिक्षक विलासनगर परिसर निवासी सुधाकर आत्माराम पुंड के पास से नगद व मोबाइल समेत 31,000 रुपये का माल लूटकर अज्ञात लुटेरे भाग गए। इस मामले में दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर सिटी कोतवाली पुलिस ने मोटरसाइकिल चालक 2 व्यक्तियों के खिलाफ अपराध दर्ज करते हुए उनकी तलाश शुरू की है। हाल ही में पन्नालाल बगीचा निवासी भूपेंद्र ठाकुर ने पत्रकार परिषद लेकर आरोप लगाया था कि अपराध शाखा पुलिस ने बेवजह उनके घर पर छापा मारकर जुआ खेलने की झूठी बात दर्शाई थी और पार्टी में जाने के लिए उनके यहां आए दोस्तों और ठाकुर से मोबाइल समेत 2.5 लाख रुपए का माल पुलिस वाले अपने साथ ले गए थे। इसमें से 1,55,000 रुपये का माल बरामद करने की बात सरकारी दस्तावेज में दर्शाते हुए बाकी की रकम डकार ली गई। इस मामले पर पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह ने स्पष्ट संकेत देते हुए बताया कि इस मामले की जांच करने के बाद संबंधितों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। इसी तरह होटल व्यवसायी संजय शर्मा के खिलाफ एक महिला द्वारा बलात्कार करने का आरोप लगाए जाने के मामले को लेकर पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह ने कहा कि इस मामले की फाइल बुलाकर इसकी भी जांच करने के पश्चात आवश्यक व उचित कदम उठाए जाएंगे। इन दिनों कोरोना संक्रमित मरीजों की लगातार बढ़ती संख्या के चलते सरकारी व निजी कोविड अस्पतालों में मरीजों को भर्ती करने हेतु काफ़ी कम संख्या में बेड उपलब्ध हैं। ऐसे में यदि किसी व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो उसे भर्ती कराने हेतु संबंधित परिजनों को काफ़ी मुश्किलों और दौड़भाग का सामना करना पड़ता है। इस बात के मद्देनज़र प्रशासन द्वारा एक हेल्पलाइन कार्यान्वित की गई है, जिसके जरिए किस कोविड अस्पताल में कितने बेड उपलब्ध हैं इसकी तुरंत ही जानकारी मिल सकेगी। इस बारे में जानकारी देते हुए जिलाधीश शैलेश नवाल ने बताया कि सरकारी एवं निजी कोविड अस्पतालों में उपलब्ध रहने वाले बेड की अपडेटेड जानकारी नागरिकों को उपलब्ध कराने हेतु जिला सामान्य अस्पताल में हेल्पलाइन शुरू की गई है। साथ ही जिलाधीश कार्यालय स्थित संवाद कक्ष का क्रमांक भी जारी किया गया है। बंडेरा पुलिस थाना क्षेत्र के पुरानी बस्ती परिसर में श्रीराम प्रोविजंस के सामने उधारी के 2,500 रुपये वापस मांगने को लेकर हुए विवाद में आकाश टोम्पे, चेतन टोम्पे व वैभव टोम्पे इन 3 आरोपियों ने राहुल चौधरी नामक युवक पर चाकू से हमला किया। पुलिस ने इस मामले में अपराध दर्ज करते हुए आरोपी चेतन व वैभव को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं तीसरे आरोपी आकाश की पुलिस तलाश कर रही है। यवतमाल अमरावती रोड पर ढुमनापुर नामक गाँव के पास संतरे से लदा एक ट्रक सड़क से गुजर रही मोटरसाइकिल पर जा गिरा। इस हादसे में मोटरसाइकिल पर सवार 2 युवक बुरी तरह से घायल हो गए। यह हादसा शुक्रवार की दोपहर 10:30 बजे के आसपास घटित हुआ। हादसे में घायल दोनों युवकों को इलाज के लिए जिला सामान्य अस्पताल ले जाया गया है। दोनों युवकों की हालत इस समय तक काफ़ी गंभीर बताई जाती है और फिलहाल तक उनके नाम व पते के संदर्भ में कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो पाई। पुणे की ब्रिक्स कंपनी के मजदूरों को न्याय दिलाने के लिए शिव सैनिकों द्वारा बीमार मजदूरों को स्ट्रेचर पर लिटाकर समाज कल्याण कार्यालय स्थित सहायक आयुक्त के कक्ष में ठिया आंदोलन करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का उल्लंघन किया गया, जिसके चलते फ्रेजरपुरा पुलिस ने शिवसेना के महानगर प्रमुख पराग गुर्दे समेत 15 लोगों के खिलाफ अपराध दर्ज करते हुए कार्रवाई शुरू की है। गाड़गेनगर पुलिस थाना क्षेत्र के सम्राट कॉलोनी परिसर निवासी संजय वासुदेव चौहान के घर के सभी सदस्य किसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बाहर गाँव गए हुए थे। इस अवसर का लाभ उठाते हुए अज्ञात चोरों ने खाली पड़े घर में से नगद तथा सोने चांदी के गहने समेत करीब 27,800 रुपये का माल चुरा लिया। ये बात ध्यान में आते ही चौहान परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ अपराध दर्ज करते हुए चोरों की तलाश शुरू कर दी है। स्थानीय खोलापुरी गेट थाना क्षेत्र के कांडलकल प्लॉट में एक वृद्ध व्यक्ति की बुधवार की दोपहर हार्ट अटैक आने से मौत हो जाने की जानकारी पुलिस को दी गई थी, लेकिन पुलिस को इस मामले में संदेह होने के चलते मृतक के शव का पोस्टमार्टम किया गया। तब पता चला कि इस वृद्ध व्यक्ति की मौत हार्ट अटैक से नहीं बल्कि लात घूंसों से पिटाई करने की वजह से हुई है, जिसके पश्चात पुलिस ने इस मामले में हत्या का अपराध दर्ज करते हुए मृतक रामदास पाचकौड़े के बेटे को गिरफ्तार किया है। पता चला है कि रामदास पाचकौड़े और उसके बेटे ने बुधवार को साथ में बैठकर शराब पी थी और शराब पीने के समय इन दोनों के बीच किसी बात को लेकर वाद विवाद हुआ था और नशे में धुत शराबी बेटे ने अपने पिता के साथ मारपीट करते हुए उसकी छाती पर इतने जोरदार वार किए कि रामदास ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया, जिसके बाद अपने पिता को मरा हुआ देखकर आरोपी बेटा वहां से फरार हो गया। शहर में इन दिनों घुमंतू समाज के नागरिकों का शहर के सभी प्रमुख चौक चौराहों पर भारी जमघट दिखाई देता है, जिसकी वजह से शहर के व्यापारिक क्षेत्रों में व्यवसाय करने वाले व्यापारी काफ़ी त्रस्त हो गए हैं। घुमंतू समाज के नागरिकों द्वारा सड़क पर शरेआम शराब पीकर आपस में लड़ाई झगड़ा करना इन दिनों बेहद आम बात हो गई है और कोई भी व्यक्ति इन घुमंतुओं के बीच जाकर बीच बचाव करने की हिम्मत नहीं कर पाता, क्योंकि ऐसा करने पर घुमंतू समाज के ये लोग आपसी झगड़ा छोड़कर बीच बचाव करने वाले लोगों के साथ मारपीट करना शुरू कर देते हैं।
इस समस्या को लेकर शहर के व्यापारियों ने जिलाधीश को एक ज्ञापन सौंपा और जल्द से जल्द इस समस्या से निजात दिलाने की अपील की। जिलाधिकारी कार्यालय परिसर में आज एक कोरोना संक्रमित चिकित्सक पहुंच गया, जिससे जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया। इस समय चिकित्सक ने जिला स्वास्थ्य विभाग के कार्यों की पोल खोल कर दी। प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा उसे समझाने के बाद एम्बुलेंस के जरिए कोविड अस्पताल में ले जाया गया। मैंने वहाँ पे चेकअप कराने की बात की, लेकिन वहाँ पे रैपिड टेस्ट की किट्स अवेलेबल नहीं थे और जो नॉर्मल टेस्ट होता था उसको भी वो लोग भगा रहे थे, पेशेंट्स को वो एंटरटेन नहीं कर रहे थे। उसके बाद में फिर मैं वहाँ से प्राइवेट में गया, वहाँ पे रैपिड टेस्ट करवाया, पता चला मैं भी पॉजिटिव, मेरी माता जी भी पॉजिटिव है। उसके बाद में मैंने फिर से CS साहब को, कलेक्टर साहब को, इन दोनों को कॉल किए, मैसेजेस किए कि वी नीड अ बेड, हम लोग बीमार हैं, लेकिन दोनों की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया। फिर पता चला कि आज मंत्री जी यहाँ पे आए हैं, तो ये अपनी शिकायत उनके पास दर्ज कराने के लिए मैं आया हूँ। मैंने प्राइवेट में अपना इलाज शुरू कर दिया है। ये मैं यहाँ पे सामने जो आ रहा हूँ ये अपने लिए नहीं आ रहा हूँ, मैं तो प्राइवेट में इलाज कर सकता, लेकिन ऐसे हज़ारों लोग हैं, लाखों लोग हैं अमरावती में जो प्राइवेट में इलाज नहीं कर सकते। उनका क्या, मैं उनके लिए सामने आ रहा हूँ। इसी के साथ आज का बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। कल दोबारा आप सभी से मुलाकात होगी ऐसे ही कुछ खास खबरों को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।